नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज से हैदराबाद में भाजपा की बड़ी बैठक का आगाज हो गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बैठक का आगाज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद किया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनने वाली है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। पीएम मोदी सहित बीजेपी के शासित राज्यों के सीएम इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की इस मीटिंग में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि पार्टी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाली है। इस बैठक में पार्टी के विस्तार और 2024 के आम चुनाव सहित पार्टी की नई नीतियों पर भी चर्चा विस्तार से होने वाली है। इसके साथ ही ये भी चर्चा होगी कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी को ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की जरूरत है। आपको बता दें, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही पहुंचे हुए हैं। अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की 72वीं जयंती पर बहनों अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच में रार देखने को मिली। इस बीच मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि अनुप्रिया को माफ करना ठीक नहीं है, वो माफ करने लायक ही नहीं है। लखनऊ के होटल हयात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दौरान कृष्णा पटेल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अनुप्रिया ने जो गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही उसने मेरे बच्चों और परिवार को परेशान करके रखा हुआ है। मेरे दामाद को पुलिस परेशान कर रही है, शर्म आनी चाहिए उसे। सामने आए तो 2 चाटे मार दूंगी। प्रॉपर्टी की लड़ाई बताकर गुमराह कर रही है लोगों को। ये केवल वर्चस्व की लड़ाई है। वो अपने आगे परिवार में किसी और को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती हैं। आपको बता दें कि सोनेलाल जयंती पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर हाई वोल्टेज हंगामा हुआ, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल, ओपी राजभर और केशव देव मौर्य को हिरासत में भी ले लिया गया था। इस दौरान पल्लवी पटेल से खास बातचीत की जनता टीवी ने। सुनिए। आज राजधानी लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती मनानी जानी थी, जो कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल ने पहले से ही उस जगह को बुक करा रखा था। लेकिन उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल लगातार यहाँ पे अड़ी रही कि हम भी वहां पे जाएंगे। लगातार उनके तमाम सैकड़ों के समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस वक्त राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में वो तमाम समर्थक और तमाम वो कद्दावर और दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके तमाम समर्थक हैं। तो वहीं लेफ्ट साइड आप देखते हैं तो पल्लवी पटेल है, कृष्णा पटेल जी थे। खास बात यह है कि बिहार से शरद यादव की बेटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे तमाम समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस कब तक इनको हिरासत में रखती है ये तो भी फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से, उन समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको हिरासत में लेने जाने का वजह क्या रहा है। तो आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। अगर सरकार ये कर रही है, उसके पहले बटलर पैलेस परमिशन मांगा गया, तो जब बटलर पैलेस मांगा गया तो वहां परमिशन देते थे, हम वहां क्यों बुक कराते? जब उसको खारिज किया, दूसरा बुक कराया गया, फिर उसको आपने परमिशन नहीं दिया, तब लास्ट में ना वहां बुक कराया गया। 30 तारीख को उसका दिया गया है। तो अगर सरकार चाहती, चूंकि सरकार के साथ जो एक पक्ष इनका है सरकार के साथ है, तो सरकार के इशारे पर इनको अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार के इशारे पर इनको जो है पुलिस लाइन पहुंचाया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जो नहीं हो रहा था वो दोहराया जा रहा है। अंग्रेज तो अनुमति दे देते थे, लेकिन ये जो गोरे अंग्रेज बैठे हुए हैं वास्तव में, जिसको डॉक्टर पटेल साहब भी कहते थे कि गोरे अंग्रेजों से देश को आजाद कराना है, इसीलिए डॉक्टर साहब ने अपना दल की स्थापना भी किया। तो यहीं पे पल्लवी पटेल भी बैठी, हम उनसे भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लगातार इनके पैर में भी कहा जा रहा है कि चोटें आई हैं। इनसे भी बातचीत मैं करूंगी। पल्लवी जी, आप इसमें पुलिस लाइन में मौजूद हैं। ये जो लड़ाई देखने को मिली है, कहा जा रहा है कि 2 बहनों की लड़ाई है, लेकिन फिलहाल आप लोग सरकार को भी दोष दे रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तो पहले से ही अनुप्रिया पटेल ने उसको बुक करा रखा था। देखिए, ऐसा है कि ये जयंती समारोह का जो कार्यक्रम है, इसको जो भी लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अपना पुरोधा मानते हैं, वो सभी को मनाने का हक और अधिकार है। हम भी अपने पुरोधा की जयंती मनाना चाहते थे और इसलिए हमने सरकार से और जो शासन है उनसे बाकायदा लिखित में अनुमति मांगी। तो सबसे पहले रविंद्रालय कैंसिल किया गया, दूसरे नंबर पर विश्वेश्वरैया प्रेक्षागार में हमने करा तो वहां पर कैंसिल किया गया। उसके बाद तीसरे क्रम पे हम आते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मरकरी हॉल के लिए। और जो कहा जा रहा है कि अनुप्रिया जी ने पहले से बुक करा रखा था, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 हॉल है। उन्होंने जो बुक कराया है वो जुपिटर हॉल है और हमने जो बुक कराया था वो मरकरी हॉल है।
अब हमें ये पता करना है और हम ये जानना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि तीनों ही वेन्यू जो हमारे थे वो किस आधार पर कैंसिल किए गए। यहाँ पे कृष्णा पटेल भी मौजूद हैं, जो कि इस समय कामरेवादी का जो है अपना दल, उसकी मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही हैं उसकी। तो इनसे भी जानूंगी, क्योंकि सोनेलाल पटेल का आज जयंती है तो बेहद जरूरी हो जाता है इनसे भी सवाल लेना। मैडम, आज उनका जयंती है और इस जयंती के दिन पर ये बवाल आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, ये जयंती है, ये एक मुखिया की, एक मसीहा की जयंती, किसी व्यक्ति विशेष की जयंती नहीं है। और अच्छा और खराब की बात तो यह है, माँ के लिए हर अच्छी बात ही अच्छी लगती, खराब बात कभी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन हमको क्यों नहीं करने दिया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। कृष्णा जी, सवाल आपसे ये भी है, पल्लवी भी आपकी बेटी है, अनुप्रिया पटेल भी आपकी बेटी है, इन दोनों में सामंजस्य बनाने में आप कहीं असफल नहीं हो रही हैं? देखिए, माँ बाप बच्चे को एक उम्र तक उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और एक उम्र तक ही किताब में लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। आज तो इन लोग के खुद बच्चे हो गए जो उनको शिक्षा देंगी कि हम उनको समझाएंगे। तो अगर पल्लवी में बचपना है तो क्या आपको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी कि आज का दिन है वो रहने दो, दूसरे दिन हम आंदोलन कर लेंगे? बचपना नहीं है, कहीं ना कहीं सामने वाले का ईगो है, मैं है, जो गलत है। तो ये थी कृष्णा पटेल। तमाम लोगों का अपना अपना पक्ष है, अपना अपना पक्ष है कि मैं हूं तो मुझे भी मनाना चाहिए, मेरे भी पिता है, हम भी पुरोधा को अपने याद करना चाहते हैं। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर मौजूद। ये पूरा हाल जो देख रहे हैं आप, ये खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हिरासत में इन लोगों को रखा गया है। समय क्या होगा, समय किस समय को उनको छोड़ा जाएगा, फिलहाल उसका डेडलाइन तो नहीं दिया गया है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है हम अपने मांगों को लेकर डटे रहेंगे और अडिग रहेंगे जब तक हमें हमारा जवाब नहीं मिल जाता। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सबसे ज्यादा चर्चित बिकरू कांड को ठीक 2 साल बीत गए हैं। इस कांड में डीएसपी सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए थे, जिनमें झांसी जनपद के भोजला के रहने वाले जवान सुल्तान सिंह भी इस कांड में शहीद हुए थे। इन शहीद के परिजनों को सरकार ने मृतक आश्रित के तहत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, मगर घटना के 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस कांड में शहीद हुए पुलिस जवान सुल्तान सिंह की जनपद जालौन के उरई की रहने वाली पत्नी को सरकार की तरफ से कोई नौकरी नहीं मिली है। पत्रकारों ने जब शहीद हुए सुल्तान सिंह की पत्नी से बात करी तो उनका दर्द उनकी आंखों में छलक आया। मैं बिकरू कांड में जो शहीद हुए थे सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला वर्मा बोल रही हूँ। समस्या ये है कि जब ये हादसा हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कि हम लोगों को डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 साल हो गए हैं पूरे, अभी तक नौकरी नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों को, कुछ शहीदों को दे दी गई है नौकरी, उनके आश्रित लोगों को, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इसी क्रम में रामपुर में 36 लाख पौधे लगाए जाने हैं। रामपुर में इस बार परंपरागत पौधों के अलावा औषधीय पौधे भी लगाए जाने का लक्ष्य है। वन विभाग की ओर से पौधारोपण की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिले में 5, 6, 7 जुलाई और 15 अगस्त को पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आलू, मटर, टमाटर, मसाला, पनीर और ड्राई फ्रूट, इन तमाम चीजों से 8 किलो का बाहुबली समोसा इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बाहुबली समोसा बनाने में कारीगर को 1 से 1.5 घंटा लगता है। और तो और 4 और 8 किलो का समोसा बनाने के बाद अब कारीगर 10 किलो का समोसा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। जब बाहुबली समोसा तैयार होना शुरू होता है तो बाजार में भीड़ लग जाती है सिर्फ उसे देखने के लिए। समोसे का ऑर्डर पहले देना पड़ता है। मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र के छोटा बाजार स्थित शिवम कौशल ने बताया है कि उनकी दुकान पर अभी तक 4 और 8 किलो का समोसा वो बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। बाहुबली समोसे में आलू, मसाला, मटर, पनीर, ड्राई फ्रूट डालते हैं वो। 4 किलो के समोसे की कीमत 600 रुपए है और 8 किलो के समोसे की कीमत है 1100 रुपए।
तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से कमर कसती नजर आ रही है। पीएम मोदी जुलाई महीने में 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता को अरबों की सौगात भी दे सकते हैं। तो वहीं 13 जुलाई को पीएम मोदी के जालौन जिले का दौरा तय है। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी झलक हैदराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर पीएम मोदी एक ही हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी जाना तय हो गया है। पीएम करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दौरे के बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री जालौन जिले का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी का इस 1 महीने में 2 बार यूपी का दौरा करना आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने का शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, तो जाहिर है कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहेगी। जग जाहिर है कि बीजेपी की पिछले जीतों का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में ही गया है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि मिशन 2024 भी पीएम मोदी ही सफल बना सकते हैं। शायद इसी को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा निश्चित हुआ है। इस दौरे के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को अरबों की सौगात भी देने जा रही है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की बात करें तो 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे काशी की जनता को करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में कुछ वक्त बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही काशी को नमो घाट का तोहफा भी देंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने नमो घाट की नींव रखी थी। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो जल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ पर पर्यटक सुबह की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और शाम की गंगा आरती का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। पीएम एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र की किचन का भी शुभारंभ करेंगे और सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा के दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम मोदी वाराणसी दौरे के बाद 13 जुलाई को जालौन का भी दौरा करेंगे, जहां पर वे जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दोनों ही दौरों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमान पीएम मोदी के हाथों में ही है। बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक मंथन कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि सियासी गलियारों की इस रस्साकसी में जीत किसके पाले में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश के चलते सड़कों के बंद होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बंद सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विभागाध्यक्ष एजाज अहमद की माने तो विभाग की ओर से आपदाओं को देखते हुए इस बार 396 जेसीबी मशीन अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल होता जा रहा है हर साल, और इस सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं। 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरह से ट्रैक किया जाए उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है। जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। तो वहीं हल्द्वानी में महज 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन और नगर निगम दोनों की पोल खोल दी। हालांकि नगर निगम ये दावा कर रहा था कि शहर में बरसात को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। हल्द्वानी शहर में हुई बारिश में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, जिससे जनता में आक्रोश है। उनका कहना है कि अधिकारी एसी कमरे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ अलर्ट का खेल खेलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम लोग परेशान हैं।
सर यहाँ तो बहुत ही दिक्कत है। देखिए घर के अंदर पानी घुस रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है। हर एक जो है पानी, सारा सामान भीग रहा है, सब कुछ खराब हो जा रहा है। वहाँ सामान खराब हो गया, कम से कम 20 कट्टे सीमेंट के थे वो खराब हो गए, और सामान पड़ा था वो सब खराब हो गया। सब पूरा यही है, आप यही देखिए। आज बारिश की स्थिति ये थी कि आधे घंटे की बारिश के अंदर आप ये देखिए लोगों के घरों के और दुकान के अंदर पानी घुस गया। बद्रीपुरा में शहर के कमिश्नर यहीं रहते हैं, सिटी कमिश्नर यहीं रहते हैं, एमएनए यहीं पे रहते हैं, और हमारे एसडीएम साहब यहीं रहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी यहीं रहती है। स्थिति यह है वार्ड नंबर 11 बद्रीपुरा की कि लोगों की दुकानों के घरों के अंदर पानी घुस गया है नहर चौक होने के कारण, और नहर की प्रॉपर तरीके से कोई सफाई नहीं हो रही। जो नहर की सफाई के लिए पैसा आया जा रहा है, ये लोग इसकी बंदर बाट करके खा जा रहे हैं। 1 जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त अभियान का आगाज हो गया। हरिद्वार में भी नगर निगम प्रशासन की ओर से हर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों पर अभियान चलाया गया कि प्लास्टिक केन और पॉलिथीन जब्त की जाए। घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही केन और पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदड़ सी मच गई। अभियान के तहत करीबन 500 किलो प्लास्टिक जब्त हुई है। कई दुकानदारों के चालान काटे गए। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने से 10 दिन पहले उन्होंने मुनादी फिरवाई थी, नुक्कड़ नाटक करवाया था, विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक भी किया था, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं माना है उसका चालान कट रहा है। बहुत मुनादी करा चुके हैं पूरे शहर में। नगर निगम के जितना भी हमारा एरिया है उस सभी क्षेत्रों में हमारे मुनादी हमारे गाड़ी द्वारा करा दी गई है, पब्लिकेशन भी कराया गया है, और हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी इसमें बनाए हैं जो कि चौराहे में जाके कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया है। तो लोगों से बागेश्वर से गौ वंशों की तस्करी का कारोबार लगातार जारी है। बागेश्वर में भैंसों की तस्करी करते हुए अमरकोट के ग्रामीणों ने उधम सिंह नगर की एक पिकअप को 5 भैंसों की तस्करी करते हुए 2 लोगों के साथ कोतवाली बागेश्वर पुलिस को सौंप दिया। बागेश्वर के स्थानीय बजरंग दल के नेता और हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने अमरकोट के ग्रामीणों को बधाई देते हुए कोतवाली पुलिस बागेश्वर से गौवंश तस्करों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर गौशाला खोलने के लिए एक नीति के तहत कार्य कर रहा है। अगर कोई भी अगर आप अपनी गाय का पालन नहीं करते हैं, अपनी भैंसों का वो नहीं करते, तो आप विश्व हिंदू परिषद को ये ज्ञान कर सकते हैं, और हम लोग उसका पुरजोर जब तक वह अपनी अंतिम सांस नहीं लेती है हम तब तक उसको पालेंगे। ग्राम अमसोर कोर्ट में कल रात्रि को ग्राम वालों ने एक पिकअप में 5 भैंसें पकड़ी हुई थी, जिसमें वो लेके थाने आए थे और उन्होंने तहरीर दी है जिसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें 5 भैंसें ला रहे थे। अभी जो है इसमें विवेचना चल रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सब। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। नमस्कार।